हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, फर्स्ट बैच कोचिंग कोटा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी सिलेबस, एनटीएससी, इन सब और आईजीएस, छोटे लेवल के जितने भी एग्जाम हैं इनको सबको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और अच्छा हाई लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एक ओलंपियाड का भी एक पूरा कोर्स है, वो आप उसको भी ले सकते हैं। और हम इसमें स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, जैसा कि आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, चार्ज। ठीक, तो अगर हम लोग चार्ज की बात करें व्हाट इज द चार्ज। चार्ज की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन होती है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनको कॉमन बोलते हैं न्यूक्लियन। ठीक, और ऐसे ऑर्बिट्स होंगी, और ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, नहीं? तो जो आपका जो एटम है वो किससे मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। इसके इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक, और फंडामेंटल यूनिट में इसलिए बोल रहा हूं कि जो एटम ये मिलकर बना है ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बना है। और जब एटम का कॉम्बिनेशन होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल का जब कॉम्बिनेशन होगा तो एक मटेरियल का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसमें भी हम लोग दो बात कर लेते हैं कि ये भी टू टाइप का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, नेगेटिव चार्ज। अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसको रेड, इसको व्हाइट चार्ज बोल रहे होते, बट जो समझदार इंसान था उसे पता था कि ये दो कैटेगरी का, मतलब दो वैरायटी का हमने चार्ज मिला, एक पॉजिटिव, जिसका एक का नाम पॉजिटिव रख दिया और एक का नाम नेगेटिव रख दिया। क्यों? क्योंकि जो इनका जो नेचर था वो डिफरेंट था। इनका जो नेचर था बिल्कुल टोटली डिफरेंट था, और इनके बीच में कुछ रिलेशन थे। जब उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, हो सकता है कि इसका रेड और इसका व्हाइट रख दिए होते नाम, तो हम लोग आज रेड और व्हाइट चार्ज पढ़ रहे होते। पर चूंकि हमें मैथमेटिक्स डील करनी थी इसलिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रख दिया। हमारे अंदर जो न्यूट्रॉन था इस पर कोई चार्ज था नहीं, क्योंकि इनकी जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, न्यूट्रल था, कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा था। तो अपन ने बोला जो थर्ड कैटेगरी है वो न्यूट्रल है, उन्हें हम लोग न्यूट्रॉन बोलेंगे। बात समझ में आती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं 1784 में एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ऑगस्टीन ड्यू कूलॉम। उन्होंने, एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, इन्होंने चार्ज के बारे में काफी स्टडी की, काफी चीजें बताई, काफी अपने लॉज दिए। जैसा कि आप आने वाले वक्त में या हमारे जो ओलंपियाड वाला जो सिलेबस है उसमें आप पढ़ सकते हैं, और उसमें उन्होंने कूलॉम्स लॉ के बारे में बात की, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की। तो ऐसी काफी चीजें उन्होंने समझदारी वाली बात की। तो यहां पर हमें समझ में आ गया एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव, एग्जैक्टली इतना ही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। ठीक, यहां से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हल्का फुल्का आपको आइडिया रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे इन सब चीजों को। क्योंकि जो लोग थोड़ा सा अच्छे ठीक ठाक एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो तो काफी मददगार सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने क्या देखा कि चार्ज के बारे में बात कर ली, तो प्रैक्टिकली देखा, जैसा कि आप भी देखते हैं, जब भी आप अपने बचपन में पढ़ते हैं, और अभी बचपन ही है आप लोगों का, जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप एक स्केल ले लेते हैं और अपने सर से ऐसे रगड़ते हैं, और आप स्टॉप पार्टिकल जब आसपास लेके जाते हैं तो स्टॉप पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यहां पर यह समझ में आया, जब ऐसा मैंने करके देखा और ऐसे सिमिलर टाइप के दो स्केल लेके रगड़े और जो पास लेके आया तो क्या हुआ कि स्केल्स में रिपल्सन हो रहा था।
तो यहां से ये बात समझ में आया पहला पार्ट। जब स्केल सिमिलर टाइप के हैं और सिमिलर टाइप के इवेंट किया तो इस पर चेयर चार्ज तो सेम टाइप का आया होगा, उनको पास लेके आया। जहां से प्रूव हो गया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। But and unlike charge attract बात समझ में आती है। और क्या मिला? और ये मिला सेकंड पॉइंट, चार्ज एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज होगा तो मास भी होगा। विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। बात समझ में आती है? ठीक, तो एक हल्का फुल्का हम लोग आइडिया पढ़ रहे हैं जिससे हम लोग चार्ज करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे समझ पाए। फिर हमने क्या देखा थर्ड पॉइंट में, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जो चार्ज आपका कैसा है क्वांटाइज्ड, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। और आपको याद रहे जो भी चार्ज होता है सबसे छोटा वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, और ट्रांसफरेबल जो चार्ज होता है वो ओनली इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, जैसा मैंने इस न्यूक्लियस में बताया है, जो भी ट्रांसफरेबल चार्ज है कौन है? इलेक्ट्रॉन है। क्यों? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो चार्ज है वो कैसा? प्रोटॉन, जिस पर जो चार्ज है तो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको ट्रांसफर करना वेरी टिपिकल, फिजिबल है नहीं वो चीज। तो चार्ज क्वांटाइज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे बोल सकते हैं अपन। ठीक, और मैंने क्या बोला चौथा, जैसा कि मैंने बताया चार्ज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब अगर आपने एक सिस्टम ले लिया और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स बनता है, सिस्टम ऐसा पार्ट ले लिया जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड में जिसका सराउंडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उस पर जितना इनिशियल चार्ज होगा इतना उस पर फाइनल चार्ज होगा। हो सकता है उसकी लोकेशन पर चार्ज चेंज हो सकता है, जैसे यहां पर ये न्यूट्रल था, मालूम पड़ा कि इस लोकेशन पे यहां पे क्या आ गया Q/3 2Q/3, और यहां पे आ गया -Q/-Q। अगर इस पर सामने से हम बात करें तो इस पर कितना है Q1 चार्ज, इस पर भी कितना है Q1 प्लस Q/3 प्लस 2Q/3 माइनस Q, और यहां से निकल के सीधा क्या आया? Q1 आया टोटल। तो चार्ज इज कंजर्व्ड। और क्या बोल सकते हैं? फिफ्थ, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज कैसा है? इनवेरिएंट है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब किससे फर्क नहीं पड़ता? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फर्क नहीं पड़ता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि चाहे वो रिलेविस्टिक हो चाहे नॉन रिलेविस्टिक हो, मतलब वो किसी भी फ्रेम में किसी भी स्पीड से चले तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चार्ज डज नॉट डिपेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज बात समझ में आती है? चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, या सिर्फ बेसिक सी वो होगी आपकी प्रॉपर्टी जो हल्का फुल्का आपको आना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो थोड़ा और अपग्रेड लेवल हो जाता है, बट एक चार्ज को बेसिक समझने का तरीका यहाँ पर सिनेरियो फिलफिल हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। बेसिक जो बेसिक क्राइटेरिया था चार्ज को समझने का, वो समझ लिया कि चार्ज है क्या, क्या नहीं है, क्या कैसा है, सब कुछ हमने लोगों ने समझ लिया। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को भूल गए होंगे, मैं एक चीज और कंसीडर करा देता हूं, किसी को नहीं पता होगा। जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की वो होती है आपकी एम्पियर सेकंड और कूलाम, ये ऐसा यूनिट होती है। ठीक, अब हम लोग बात करें करंट। व्हाट इज द करंट?
जब आपका चार्ज मोशन में आ जाए, चार्ज द फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज जब मोशन में आने लग जाए, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट। ठीक, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको किताबी लैंग्वेज लिखनी है या आपको कहीं डेफिनेशन लिखनी है, तो आप करंट को फिर उस वे में अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, इज कॉल्ड करंट और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक करंट इसलिए बोल रहा हूं, करंट अंडरस्टूड है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की ही बात कर रहे हैं। करंट का मतलब होता है जनरल वे में धारा, किसी भी चीज की धारा, किसी भी चीज की, कोई पानी का फ्लो हो सकता है तो वाटर करंट बोल देंगे, किसी भी चीज की धारा को हम लोग करंट बोलते हैं। बट हम यहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसका जो फ्लो हो रहा है उसकी धारा को मैं क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली करंट। ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करें, व्हाट इज द करंट, आई इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्यू अपॉन टी, फ्लो ऑफ चार्ज टी टाइम में। बट और इसको अच्छे वे में लिखें तो हम ऐसे बोलेंगे, जो आई मेरा होगा, आई इक्वल टू होगा मेरा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इसको और अच्छे वे में लिखें तो मैं ऐसा बोलूंगा, इसी चीज को आई इक्वल टू लिमिट और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब डी टी बहुत छोटा होगा तो डी क्यू ओवर जो डी टी हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा डी क्यू ओवर डी टी। नहीं बात समझ में आई? जिनको ये आइडिया है वो इसे लिख सकते हैं, जिनको इसका आइडिया नहीं है वो इजीली सिंपल वे में इसको यूज कर सकते हैं। नहीं बहुत समझ में आई? ठीक, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो आपको लग रहा होगा इसके जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसके, एम्पियर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड। बात समझ में आती है? तो यहां तक इसको समझ लो। ओके, तो जैसे जब मैंने यहां पे बात की थी आई इक्वल टू, इसे बोलते हैं एवरेज, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। और जब हम लोग इसमें इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे आई एन एस टी, तो ये हो जाएगा मेरा डी क्यू ओवर डी टी। ठीक, और ये मेरा कैसा क्वांटिटी, दिस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एम्पियर कैसी क्वांटिटी है, एम्पियर इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आती है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज द एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर। तो यहां से घबराने वाली बात नहीं, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं कि 1 एम्पियर कैसे होता है। मैंने बोला कि ये करंट आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, ऐसा है। तो ये 1 कब आएगा, तो ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तो में से तो ये 1/1 क्या 1 मिलेगा। तो व्हाट इज द 1 एम्पियर चार्ज, 1 एम्पियर करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो through a conductor in 1 second, then the current is called 1 ampere।
उस टाइम पे क्या हो जाएगा हमारा करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो मैं यहां पे एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा एक सर्किट है, ऐसा हो गया V वोल्ट, ठीक। तो इसमें क्या होगा, एक तो होता है हमारा कन्वेंशनल करंट, क्या होता है कन्वेंशनल करंट, और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है या फिर पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। नहीं बात समझ में आई? कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट जो हमेशा जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा या फिर जिधर पोटेंशियल का डायरेक्शन हो उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसे हम लोग दिखाते जैसे कन्वेंशनल। बट इन रियलिटी जो चार्ज फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, दिस द ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री अवेलेबल होते हैं, और उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, जो को हम जिस कुछ शो करते हैं, जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसा कि यहां पर दिख रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं करंट इधर जा रहा है, मैंने बोल दिया करंट मेरा इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गोइंग इन दिस डायरेक्शन। नहीं बात समझ में आई? ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका चार्ज फ्लो करता है तो इधर से जितने इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे इतने इधर से लीव करेंगे। सेकंड, ये तुम्हारा जो कंडक्टर है ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली ऑलवेज न्यूट्रल होगा। बात समझ में आती है? यहां पर ये हमेशा इलेक्ट्रिकली कैसे होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा होता रहेगा, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है और यहां से जितना चार्ज जा रहा है यहां से कम निकल रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं चार्ज का जमा होना, ऑक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब चार्ज यहां पर इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, वो अपना खुद का ही पोटेंशियल डेवलप करेगा, और पोटेंशियल होते उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल टू KQ/R। बात समझ में आती है? जब ये पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा तो आने वाले चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाया तो उसे मूव नहीं होने देगा। तो इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि जब चार्ज कंटिन्यू में फ्लो कर रहा है तो चार्ज कहीं पर भी इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। बात समझ में आती है? ठीक, ये बात समझ में आती है। और जो हमारा करंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां तक इसे नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहां पे अब हम लोग कंडक्टर की बात करेंगे। जो मटेरियल होता है 3 टाइप का होता है। कैसा? पहला कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। और इसे मैं बोल सकता हूं नॉन कंडक्टर। ठीक, अब हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। व्हाट इज द कंडक्टर? कंडक्टर आपके वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और एटम के विद इन द एटम, एटम के इनसाइड वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक, और जब हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वहां से क्या होता है, चार्ज को फ्लो कर, वो जो मटेरियल होता है चार्ज को अलाउ करता है टू पास और टू फ्लो। ठीक, तो दोज मटेरियल which have free electrons within the body and when potential difference is applied, then the material
मटेरियल अलाउड टू फ्लो, वो मटेरियल क्या करता है, अलाउ करता है उस चार्ज को फ्लो करने के लिए। तो हम उस कंडीशन में बोल देते हैं कि ये कंडक्टर, ये मटेरियल कैसा है, ये कंडक्टर है। क्यों? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मूव कर पाएंगे, जब मूव कर पाएंगे तो इजीली, जब मैं जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो चार्ज फ्लो होने लग जाएगा। जैसे चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा, चार्ज के मोशन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज के मोशन को तो हम लोग करंट बोलते हैं, है बात नहीं। अब मेरा आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? जो जानते हैं वो उनके लिए तो वेरी गुड, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बोल रहा हूं। विद इन द कंडक्टर, मैंने अपनी डेफिनेशन में बोला कि जब चार्ज मोशन में होगा या फ्लो ऑफ चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूं, करंट बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा हूं। बट जब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो रैंडमली मूव तो कर रहे होते हैं। नहीं बात समझ में आई? तो कंडक्टर है, मूव कर रहा है वो तो। नहीं बात समझ में आई? जो आपका कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो तो मूव कर रहे हैं, और ये जो मूव कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इस रेंज में कर रहे हैं। जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, जो अनवाइज्ड जो रैंडम स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की मटेरियल के अंदर, वो इस लेवल की है, इस रेंज की है। नहीं बात समझ में आई? अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों नहीं आ रहा है? और मैं यहां बोल रहा हूं कि मोशन, चार्ज के मोशन को हम लोग करंट बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? तो आपको समझना पड़ेगा कि जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक, तो सपोज मैंने कंसीडर किया यहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जब भी इसमें क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलाउ करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज जब फ्लो करने लग जाए, नेट क्रॉस करने लग जाएगा, उस केस में आपका इलेक्ट्रिक करंट आएगा। नहीं बात समझ में आई? जितना चार्ज इधर क्रॉस किया, इतना ही चार्ज अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चार्ज किया, तो नेट चार्ज यहां से पास हुआ जीरो, इसमें करंट इज जीरो, इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। बात समझ में आती है? तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? ठीक। अब दो चीजें और होती हैं, एक होता है मीन फ्री पाथ और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होते हैं? तो यहां तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर दो बात और होती है, एक होता है मीन फ्री पाथ और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्चुअल में होता क्या, जो हमारे को कंडक्टर होता है वो सराउंडिंग से टेम्परेचर से क्या होता है, हीट एनर्जी गेन करता है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मोशन में होते, जैसा मैं आपको अभी बताया था, इस रेंज में वो कर रहे होते हैं। बट जो नेट जो उनका एवरेज वेलोसिटी वो जीरो होती है। जब नेट एवरेज वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है तो इसका क्या मतलब होगा, नेट करंट जीरो हो जाएगा। थोड़ी रिलैक्सेशन मीन फ्री पाथ, तो ये क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, और ये लैम्डा होता है, और ये इतने एंगस्ट्रॉन में होता है। मतलब जितना भी उस इलेक्ट्रॉन ने इधर उधर जो टक्कर मारी विद इन द न्यूक्लियस, लेटेस्ट साइड के अंदर टक्कर मारी, कोलिजन हुआ, जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके इतने डिस्टेंस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा मीन फ्री पाथ हो जाएगा। ठीक, जो एवरेज डिस्टेंस है आपका, क्यों, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर बिहेवियर होगा। बट हम लोग स्टैटिकल डेटा पे बात कर रहे हैं। नहीं बात समझ में आई कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक सॉरी टोटल कितना डिस्टेंस किया, यहां तक पॉज करो। ओके, तो हम लोग मीन फ्री पाथ की बात कर रहे हैं, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लैम्डा होता है 10 एंगस्ट्रॉन की रेंज का होता है। और एंगस्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे कि जो 1 एंगस्ट्रॉन होता है आपका, वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10, यस, की इतने मीटर, ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो लैम्डा की बात करते, तो लैम्डा, व्हाट इज द लैम्डा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन
टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विद इन द लैटिस साइड। ठीक, अब हम लोग बात करें रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो हर एक इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज सबका टाइम निकाल के टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा एवरेज निकल जाता है। बट इसका जो असली मीनिंग है वो है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, किसका, इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम ड्यूरेशन लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम between two successive collision of electron within the conductor, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक, तो आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जैसे मैंने क्या किया, इस एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे मैंने क्या किया, एक वी पोटेंशियल की एक बैटरी अप्लाई कर दी। ठीक, लाइट इसका लेंथ एल है, पोटेंशियल भी है, तो जो आपका जो ई होता है वो होता है वी बाई एल, ये आपके लेवल के हिसाब से है। अब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डीवी ओवर डी एल। बात समझ में आती है? और अच्छे वे में बात करोगे ई इक्वल टू होता है माइनस डीवी ओवर डी आर। ठीक, बात समझ में आती है? तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसकी प्रेजेंस में इसके अंदर एक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और आपको समझ में आए V अपॉन एल, V इज कांस्टेंट, एल इज आल्सो कांस्टेंट, इट मींस विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो कांस्टेंट। आपके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आती है? ठीक, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा, ये कंडक्टर, ये क्या हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल एलपी, ये एचपी, ये एलपी। ठीक, ये एचपी का मतलब हरियाणा प्रदेश नहीं है या हिमाचल प्रदेश, ये है तुम्हारा हायर पोटेंशियल और ये है तुम्हारा लोअर पोटेंशियल। क्यों? तुमने V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है इस कंडक्टर के अंदर, एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक, तो ये टर्मिनल आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, और इस कंडक्टर के अंदर ये सारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। नहीं बात समझ में आई? अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें फोर्स लगेगा, दिस द ई। नहीं बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आपका, और तो इसमें फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इक्वल टू एम ए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ए इक्वल टू ई अपॉन एम ई। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आती है? तो हम लोग यहां से यह समझ सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो किसका आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। किधर, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका इधर। अगर विद इन साइन रखूंगा तो ये बताएगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं बात समझ में आई? क्यों? जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मास ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, इसका जब मास जब चार्ज का नेगेटिव आएगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो यहां से नेगेटिव साइन दिखाएगा। बट यहां पे मैंने डायरेक्शन मेंशन कर लिया है, इसको मेरे को ज्यादा जरूरत है नहीं कुछ भी चीज बताने की। नहीं बात समझ में आई? अब यहां से जिन लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा सा सही पढ़ा होगा, थोड़ी सी भी काइनेमेटिक्स पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आ रहा है यहां से ये फील्ड, ये कैसा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यदि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब सारा का सारा काइनेमेटिक्स आपका वैलिड होने वाला है। कौन कौन सा काइनेमेटिक्स रिमाइंड करो, 9th क्लास में जाके V इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ करता था, दिस द इक्वेशन फर्स्ट।
एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुआ करता था। याद रहे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हुआ करता था। नहीं आया समझ में? ठीक, एक एक्सप्रेशन और आपने पढ़ा होगा कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चला। बात समझ में आती है यहां तक? तो आपको याद रहे जब ये कोलिजन, जब आपका इलेक्ट्रॉन्स बीच में इधर उधर कोलिजन कर रहा होगा, टक्कर मार रहा होगा, आपका ऐसे रैंडमली चल रहा होगा, ये आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां से जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा। जब स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा, जब सपोज मैंने बोला कि ये पार्टिकल यहां पे कहीं से यहां पे आके टक्कर मार इधर जा रहा है, तो यहां से टक्कर मार इधर जा रहा है, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की इनिशियली 0, यहां तक पहुंच गया। मैंने बोला इस ड्यूरेशन में से टी टाइम लगा और एक्सेलरेशन ए है। बात समझ में आती है बात नहीं? और यहां तक टक्कर मारी, ये लेंथ एल होगा। अब इसमें यह होगा कि मैं कुछ पैरामीटर को लेके कुछ पैरामीटर डिटेक्ट कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं। याद रहे जब भी आपको टाइम फैक्टर दिया होगा तो मेरे मन में दो इक्वेशन चलेंगी, पहली और सेकंड। जब मेरे को डिस्टेंस फैक्टर दिया होगा तो बिना सोचे मेरे माइंड में सेकंड और थर्ड चलेंगी। नहीं बात समझ आई? जब इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा या फिर जिसमें टाइम फैक्टर के साथ ये दोनों चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के साथ ये चलेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पैरामीटर और दिया होगा मैं डिसाइड करूंगा कि जो अगर टाइम फैक्टर दिया तो ये दो सेलेक्ट होगी, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर दिया तो ये दो सेलेक्ट होगी। इनमें भी जब सेकंड पैरामीटर देगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि पहला सिनेरियो किस में है और उन दोनों में भी कौन सा डेटा मेरे पास अवेलेबल है और कौन सा डेटा मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग गिवन में लिख लेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब कंडक्टर के एंड्स पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। बात याद रहे, व्हेन वी आर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स ऑफ द कंडक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो क्या होगा, आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें रेंडमली मोशन में है। रेंडमली आपके क्या है, थर्मली मोशन है इनके पास। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एंड्स ऑफ द कंडक्टर, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इन एडिशन ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ये शिफ्ट होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब ऐसा जो एक्चुअल पाथ होगा वो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ ड्रिफ्ट हो गया, मतलब नेट इधर से इधर आ गया। नहीं बात समझ में आई? जब नेट इधर से इधर कुछ खिसक गया इसका मतलब ये ड्रिफ्ट हो गया, इसका मोशन होने लग गया नेट। जैसे इसका नेट मोशन होने लग गया इसका मतलब इसमें करंट आ गया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, मतलब आपको ये फीलिंग आनी चाहिए, थोड़ा समझ में आना चाहिए। बात समझ में आती है? अब हम लोग करंट की बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज मैं छोटे से लेवल की बात करता हूं, ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक, और इसके अंदर मैं छोटा सा एक dx एलिमेंट ले रहा हूं। dx एलिमेंट मतलब इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर रहा हूं मैं। ऐसा समझ सकते जैसे मेरे चौक सिलेंडर है, वायर है, इसमें छोटी सी पतली सी स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं, तो ऐसे मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली। ठीक, इसमें इस जो कंडक्टर है n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां तक? तो मैं ये पता करना चाहता हूं इस छोटी सी स्ट्रिप में अवेलेबल फ्री चार्ज कितना है। फ्री चार्ज मतलब dq। मैं डेल्टा क्यू की बात कर लेता हूं, ये डेल्टा ले लेता हूं। ठीक, डेल्टा चार्ज क्या होगा, और मैंने बोला इसे कंडक्टर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, मेरा a है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बेटा, a। बात समझ में आती है? तो व्हाट इज द वॉल्यूम, a इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका वॉल्यूम हो गया। और n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू n, ये टोटल चार्ज अवेलेबल इन दिस स्ट्रिप। अगर किसी को इस n से मल्टीपल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने 50 रुपए में 500 टॉपी का एक बंडल खरीदा,
ठीक 550 रुपए में 500 टॉफी का एक बंडल बकेट खरीदी। ठीक, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी? तो आपने क्या किया, टोटल टॉफी को टोटल मनी से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया 10। बात समझ में आती है? तो 1 रुपए की कितनी टॉफी है 10। आपने बोला 1 रुपए की 10, तो 1 रुपए 10, 1/10 रुपए की कितनी, तो 10 इंटू 1/10, तो 1 आया। बात समझ में आती है? तो वैसे ही मैंने किया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई एवरेज या आई इक्वल टू हो जाएगा मेरा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आती है? तो यहां से आ जाएगा ए डेल्टा सॉरी इसमें ई का मल्टीपल और होगा। बात समझ में आती है ना? क्योंकि चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये तो तुम्हारे इसमें इतने अवेलेबल वॉल्यूम इस छोटे से डीवी एरिया इंटू डीएक्स से तुम्हारा डीवी हो गया डेल्टा वॉल्यूम इंटू एन नंबर ऑफ कैलकुलेशन होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और एक पर कितना चार्ज है ई। बात समझ में आती है? और चूंकि ये तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आती है? और डीक्यू ओवर डीटी क्या होता है आपका करंट, तो माइनस एन ई डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। आपको याद रहे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा की जितने रेट से ड्रिफ्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं? और पार्टिकल ड्रिफ्ट किधर कर रहा है, इधर की तरफ, और करंट किधर होगा इधर की तरफ। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव वेलोसिटी क्या लिख दिया मैं, आई एवरेज इक्वल टू ए एन ई वी डी। नहीं बात समझ में आई? और आप अभी लोग एक चीज पढ़ के आए बहुत स्मार्ट वे में, वॉटेज पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए आप लोग? ऐसा पढ़ के आए थे कि जो E इक्वल टू होता है वो आपका पोटेंशियल अप्लाइड अपॉन क्या होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बेटा याद रहे, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं यूज करने वाला हूं आने वाले टाइम में। तो ये क्या हो गया, I इक्वल टू क्या हो गया एन ई ए एन ई वी डी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नहीं बात समझ में आई? ठीक, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर हो रही है, इधर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो यहां तक नोट डाउन कर लो, यहां के बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके।